So we'll begin with the first one, that is selection of content. What is a selection of content? See, we talked about a lot of curriculum elements, and we have been talking about content is one of the essential element, like method, content, objectives के बाद content, and then we have method, and then we have evaluation. So content की selection बहुत important एक aspect है curriculum का, और I think बहुत अच्छे से होनी भी चाहिए. So there are two most important things जब हम content की curriculum की बात कंटेंट की सिलेक्शन की बात करते हैं, जो हम सबसे पहले ध्यान में रखते हैं. Can everybody see my screen? Yes, ma'am. All right. So scope and sequence सबसे important चीज है. अब देखिए, scope and sequence, these are the curriculum, whatever content that we select, that you know, और ये ओवरऑल करिकुलम की बात है कि आपका पूरा करिकुलम स्कोप्ड होना चाहिए. इट हैज टू बी सीक्वेंस. मींस अगर आप एक चीज क्लास 1 में पढ़ा रहे हैं, तो देन क्लास 2 में उसको आप उसके एक हायर लेवल पे जाएंगे, उसके बाद 3 में, 4 में, इसी तरह से अक्रॉस द करिकुलम भी सीक्वेंस होना चाहिए. और अगर आप बुक की भी बात करते हैं, तो इट हैज टू बी फ्रॉम वेरी सिंपल टू कॉन्क्रीट. या फिर आप यू कैन नॉट स्टार्ट विद समथिंग व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट. आप डायरेक्ट क्लास प्ले ग्रुप में बच्चों को पहले सेंटेंस लिखना नहीं सिखाते. यू ऑलवेज बिगिन विद अल्फाबेट्स, और उसमें भी सिर्फ आप पहचान से शुरू करते हैं. फिर उसके बाद देन वी स्टार्ट टीचिंग देम रीडिंग, देन वी स्टार्ट टीचिंग देम टू राइट दोज अल्फाबेट्स, एंड देन वी गो इनटू वर्ड्स, एंड देन वी गो इनटू then we go into the sentence making या phrase making, फिर sentence making, and then paragraph making. अब आप इसी एग्जाम्पल में देखें, आपको स्कोप एंड सीक्वेंस दोनों नजर आ रहे होंगे. स्कोप क्या है कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन कि आप किस तरह कर रहे हैं, कि किस एक्सटेंट तक आपका करिकुलम जो है वो डीपर जाता जाएगा. ठीक है, कितनी आपकी मतलब जो भी आप पढ़ा रहे हैं, हाउ डीपर विल इट गो. सो दैट इज स्कोप. अगर आप इसी तरह से अगर आप सीक्वेंस को देखें, तो सीक्वेंस इज लाइक अगेन वेरी विजिबल इन दिस एग्जांपल, कि पहले हमने वर्ड की पहचान, अल्फाबेट्स की पहचान कराई, फिर अल्फाबेट्स को पढ़ना सिखाया, फिर अल्फाबेट को लिखना सिखाया, फिर अल्फाज बनाने सिखाया, फिर हमने फ्रेज सिखाया, फिर हमने जो है सेंटेंसेस सिखाया, और फिर पैराग्राफ सिखाया, और फिर फाइनली वी वांट देम टू राइट essay और narrative or whatever. So can you see the sequence and the scope in this example? Yes, miss. ऑलराइट. इसी तरह से बहुत सी, अब हर सब्जेक्ट पे अगर हम करिकुलम को देखते हैं, तो इट हैज टू बी वेरी स्कोप्ड एंड सीक्वेंस. मतलब अगर आप का करिकुलम इट स्टार्ट्स विद, अगर आप साइंस की बात करें, तो डायरेक्टली अगर आप बच्चों को सिस्टम्स पढ़ाना शुरू कर दें, तो it will not work. So you begin with simple things like parts of body, and then we go into identification of the internal parts. पहले हम बच्चों को बताते हैं कि ये हार्ट है, ये स्टमक है, या ये जो है वो इंटेस्टाइन्स हैं. सो हम आइडेंटिफिकेशन शुरू करते हैं, एंड देन वी गो इनटू describing the functions of each part. या फिर maybe the students would be able to further go into the analysis के अगर ये करेंगे तो कौन सा पार्ट को नुकसान हो सकता है. अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में कहाँ नुकसान होगा. अगर हम ये कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जो कि which is not safe for us, so उसका हमारी बॉडी के किस ऑर्गन को नुकसान हो सकता है. So that actually begins with identification and then goes beyond. या फिर आप डायरेक्टली बच्चे को ये सिखाना शुरू कर देते हैं कि अगर आप स्मोकिंग करेंगे, तो आपके जो है लंग्स, या जो आपकी बॉडी कैसे, जो आपका बॉडी, आपको कैंसर हो जाएगा, या आपको जो है वो आपके लंग्स डैमेज हो जाएंगे. यू ऑलवेज गो इनटू sequence, and then you in the scope also increases with the movement of the curriculum. It does not, like you do not start with something which is deepest and then you go into shallow thing, but you start with something which is shallow and then you go into the deepest thing, isn't it? Yes, ma'am. All right. अब इसी तरह के अगर आप मैथ्स की भी एग्जांपल ले लें, I'll just give one more example. मैथमेटिक्स की अगर हम एग्जांपल ले लें, तो हम मैथमेटिक्स में भी क्या करते हैं, we always start with numbers के आइडेंटिफिकेशन से हम शुरू करते हैं. फिर we make them realize कि वो नंबर बेसिकली कैसे मैनिपुलेट होते हैं. Like we tell them that this is one object, this is two object, 1 + 1, then it becomes 2 object.
सो हम कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे जाते हैं, एंड देन वी आस्क देम टू डू दी ऑपरेशंस, या फिर डायरेक्टली ऑपरेशंस करना सिखा देते हैं बच्चों को? नो मैम, पहले आइडेंटिफिकेशन देन फॉर्मेशंस। जी। सो इसी तरह हर सब्जेक्ट एरिया में अगर देखेंगे और हर क्लास लेवल पे अगर ये स्कोप एंड सीक्वेंस नजर आएगा, तभी आपका करिकुलम स्कोप एंड सीक्वेंस है, या आपका करिकुलम अप्रोप्रिएट है। अगर आपका करिकुलम क्लास 1 में आपने एक चीज पढ़ाई, फिर उसको आपने बिल्कुल छोड़ दिया और फिर 5 में जाके आप प्लस करवा रहे हैं, आपने अगर आपने 1 लेटर एडिशन करवाया, 1 नंबर 1 डिजिट एडिशन करवाया, और फिर आपने 2 3 4 में कुछ नहीं करवाया और 5 में जाते ही आपने 3 डिजिट करवा दिया, सो विल दैट वर्क? No, ma'am. Excuse me, Ms. Daniel. जी जी, Fellows are waiting. I have added them They are all. Whoever is in waiting, Okay. I have added them. Yeah. Okay. ओके, सो इसी तरह अगर आप डायरेक्टली एक क्लास की भी अगर हम बात करें कि आप अगर आपने सपोजिंगली एक कॉन्सेप्ट इंक्लूड करवाया और एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया क्लास 3 में, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मैथ्स अगेन, कि आपने करवाया मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। अब आपने इसमें मल्टीप्लिकेशन उसको 1 डिजिट करवाई, एंड देन डायरेक्टली यू गो इनटू 4 5 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन, सो विल दैट मेक सेंस टू द चिल्ड्रन? Not really. But it cannot work, in fact. Yeah, it cannot work because के आप कोई भी चीज अगर वो स्कोप नहीं होगी या वो सीक्वेंस नहीं होगी, तो it will not work. So this is how the curriculum is designed and it has to be designed. लेकिन अगर हम अपने करिकुलम से देखते हैं तो अक्सर हमें ये गैप्स नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं स्कोप एंड सीक्वेंस जो है वो उस तरह नहीं हो रहा होता है, और उसकी वजह से, उन गैप्स की वजह से बच्चों की प्रायर नॉलेज इतनी मजबूत नहीं हो पाती, एंड देन वी आस्क देम टू, वो 10 में आके हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पूरी फिजिक्स की जो है वो बुक एक होती है बड़ी सी, जो इसको वो वो कर ले, दे कैन कॉम्प्रीहेंड दैट, तो दैट इज नॉट इजियर इन द सेंस, सो दैट हैज टू बी, हमारा करिकुलम इसी तरह से बनना चाहिए। अगर हम साइंस की बात करें, दैट वी एक्सपेक्ट देम टू डू बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सेपरेटली इन क्लास 9 and 10, तो हमें फिर अपना करिकुलम इस तरह सीक्वेंस करना चाहिए कि एटलीस्ट सबके बिगनिंग क्वेश्चंस बच्चे शुरू से लेके क्लास 8 तक पढ़ ले, और फिर 9 10 में आके उसका एडवांस लेवल, और देन 11 12 में जाके और एडवांस लेवल दे कैन डाइजेस्ट। अगर उनका वो बैकग्राउंड नॉलेज ही नहीं बना हुआ, दे डोंट नो व्हाट मैग्नेट्स आर, दे डोंट नो व्हाट what kind of circuits are, and what they don't know the basics of things, then they would not be able to, and then एक ही क्लास लेवल में बेसिक से लेके एडवांस तक जाना भी, it is not very practical. So practicality of a curriculum, for practicality of a curriculum, it is very important कि आपका curriculum scope and sequence हो। और जब हम unit planning भी करते हैं तो हम अपने unit plan में हमेशा ये देखते हैं कि sequence बन रहा है या नहीं, and we try and fill those gaps जहाँ पे sequence नहीं आ रहा होता, और हमें लगता है कि we are directly jumping from one big allo to the other big allo, so we try and add more allos, or we try and delete certain information जो उस यूनिट से बिलोंग नहीं कर रही होती, और हम दूसरे यूनिट में उसको ले जाते हैं कि ये इसके साथ ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो करिकुलम में को मजीद स्कोप एंड सीक्वेंस हम जब यूनिट प्लानिंग कर रहे होते हैं अपनी क्लास के लिए, उस वक्त करते ही हैं। ठीक है, आर वी क्लियर टिल नाउ? शैल वी मूव ऑन? Sure, ma'am. Sure. ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं करिकुलम में, जब हम स्पेशली कंटेंट की बात करते हैं तो कंटेंट के सिलेक्शन के कुछ क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, so those criterias are very simple. They are like significance. Significance क्या है? Significance means कि how important is this to include in our content. क्या ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ा रहे हैं, सपोजिंगली अगर मैं साइंस पढ़ा रही हूँ तो क्या अगर मैं ह्यूमन बॉडी उसमें इंक्लूड कर रही हूँ तो क्या ये इम्पोर्टेंट है, क्या ये सिग्निफिकेंट है? अगर मैं उनको फ्रॉग का पूरा डाइसेक्शन और फ्रॉग का पूरा सिस्टम पढ़ा रही हूँ तो क्या ये इम्पोर्टेंट है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है? क्यों हम पढ़ाते हैं फ्रॉग बायोलॉजी में? I think this is the easiest approach to understand the structure inside the body. Okay, anybody else wants to say anything here? ये फ्रॉग का जो स्ट्रक्चर या डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा ह्यूमन से जी,
क्योंकि हमें उनको फ्रॉक के डॉक्टर तो नहीं बनाना है, Yes. लेकिन हमें उनको क्या करवाना है कि हमें उनको ह्यूमन, मेजॉरिटी ऑफ देम वुड बी सिलेक्टिंग टू बिकम ह्यूमन डॉक्टर्स, यू नो, या फिर कुछ भी इस तरह की ह्यूमन साइंसेस की फील्ड में अगर वो जाना चाहते हैं. सो बेसिकली इफ दे वुड नो द फ्रॉक का सिस्टम, सो दे वुड बी एबल टू रिलेट इट टू द ह्यूमन सिस्टम बिकॉज इट इज वेरी नियर टू द ह्यूमन सिस्टम. ठीक है ना? तो इसलिए हम उनको वो पढ़ा रहे होते हैं, या हम दूसरे एनिमल्स के बारे में पढ़ाते हैं सो दैट दे एक्चुअली कैन रीच टू द बिगर ऑब्जेक्टिव के ह्यूमन का सिस्टम क्या है और उसको पहचान सके और उसको समझ सके बेसिकली. ठीक है? तो सिग्निफिकेंस अगर है तो आप उसको ऐड करते हैं, अदरवाइज फ्रॉक का सिस्टम पढ़ाने का मतलब कोई एज सच रेलेवेंस नहीं बनेगी अगर उसका ह्यूमन के साथ कनेक्शन नहीं होगा तो. ठीक है? वैलिडिटी. Now validity, the word comes from valid. उसका मतलब है कि how true is the information or how true, you know, or how accurate is the information that we are giving. तो जब हम content select करते हैं तो it is very important that we understand कि ये जो knowledge हम दे रहे हैं वो obsolete नहीं है, वो valid है, वो true है, या वो जो है accurate at least है अगर हम उसको अपनी content का part बना रहे हैं तो. Relevance. Again, the word suggests that it has to be relevant to the context of the society, whether कि आप जिस society में वो content पढ़ा रहे हैं उसके लिए ये valid है या नहीं. Supposingly अगर हम maths की book में पढ़ा रहे हैं और सारी dollar की examples हैं, तो क्या वो relevant है हमारे बच्चों के लिए? No, it should be in the Pakistani currency. या अगर हम बताते हैं कि मैथ्स की बुक में हम ये कहते हैं कि a child goes to the Walmart, क्या ये relevant है हमारे बच्चे के लिए? Out of the context कह सकते हैं sir, because Yes. in the context we need to. जी, रेलेवेंस नहीं है ना विद इन द सोसाइटियल, वो उसी में उलझ जाएगा कि वॉलमार्ट क्या है, फिर अगर उसको पता नहीं कि डॉलर्स क्या है तो वो वापस उसमें उलझ जाएगा. तो वी हैव टू बी वेरी, द कंटेंट हैज टू बी वेरी रेलेवेंट दैट सो दैट दे कैन इजीली ग्रास्प इट. इसी तरह साइंस, अगर सोशल स्टडीज की बात करते हैं तो हम बहुत सारी फॉरेन बुक्स ले लेते हैं, लेकिन अक्सर कंटेंट हमारे बच्चों के लिए सोशली रेलेवेंट नहीं होता वहां पे. इंग्लिश के बुक्स में हमने सारी आज फॉरेन बुक्स ले ली हैं, लेकिन क्या हर कंटेंट उसमें सोशली रेलेवेंट होता है? No, not at all, and we face lots of challenges. Yes, and I'll give you an example. When I was teaching in school, तो हम एक book follow करते थे जो सिंगापुरियन book थी, which was like, I'm not saying it was a good book, but उसमें सारी चीजें उन्हीं के context में होती थी. If I'll give you an example of a poem that was there, that was a part of this book, it was about certain 5 stars that was there on Singaporean flags, on Singaporean flag. तो अब क्या हमारे बच्चों के लिए वो relevant ही नहीं था? पहले तो उन्होंने कभी वो फ्लैग ही नहीं देखा था. सो इवन दे डोंट नो मच अबाउट देयर ओन फ्लैग एट दिस पॉइंट. तो हम उनको डायरेक्टली किसी और कंट्री के फ्लैग की अंदर कोई चीज बनी हुई है उसकी सिग्निफिकेंस बता रहे हैं, लेकिन उनको अपने ही फ्लैग के बारे में पहले पता होना ज्यादा जरूरी है. सो आई थिंक इन दैट केस इंग्लिश में सोशल स्टडीज में तो बहुत ही ये प्रॉब्लम है कि हम बहुत सारी हमने कलरफुल बुक्स ले ली हैं और विच आर फॉरेन कॉन्टेक्स्ट एंड ऑल, बट एट टाइम्स इट मेक्स नो सेंस टू आवर चिल्ड्रन. Right? Right. Ms. Zainab, can I say something over here? Yeah, please go ahead. Oxford University Press now is working. Yes. Like they are working on the context and they are preparing the books according to our culture and context. Mm-hmm. Is it so? Because I have seen quite a few Yes, books. they are. See, अब Those are बहुत सारे, relevant. Those are relevant. even अगर आप पैरामाउंट की बुक्स देखेंगे सो आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में प्रिंट होना शुरू हो गई हैं. एंड देन लाइक यू नो इवन जो एसएनसी का इनिशिएटिव भी क्यों लिया गया है, इसीलिए लिया गया है क्या कि हम रेलेवेंट नॉलेज बच्चों को दे सके. सो ऑब्वियसली जब आपका करिकुलम की ये डिमांड होगी तो everybody would, like, you know, the publishers would take an initiative if they have to sustain in Pakistan. So they will have to, and yes, Oxford is doing it, and there are a number of other publishers now who are in market who are doing this. So I think even our national जो हमारे टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं उनकी भी बुक्स में काफी इम्प्रूवमेंट आया है पहले के मुकाबले में. Earlier it was all black and white, but now they are like, you know, pictures added to it. But yet अभी
जो और सारे प्रॉब्लम्स हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन देखिए इवेंचुअली इम्पोर्टेंस ये कि हम ये समझे कि ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में फॉरेन बुक्स से पढ़ाना इज नॉट अ सोल्यूशन, बल्कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम ऐसी बुक से पढ़ाएं जो जिसका कॉन्टेक्स्ट हमारे बच्चों से रेलेवेंट हो. That understanding for a teacher is very important, right? Absolutely. Okay. All right. So then the next important thing is utility. जो भी हम पढ़ा रहे हैं क्या वो उसकी यूटिलिटी है या नहीं है, क्या वो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है. अब जैसे बहुत सारी अभी बातें चल रही है कि चाइनीज पढ़ाई जाए स्कूल में, तो चाइनीज अगर हम पढ़ा रहे हैं तो क्या उसकी कोई यूटिलिटी है हमारे बच्चों के लिए? अगर है तो यस वी नीड टू टीच इट, अदरवाइज नहीं है. अगर हम आज फ्रेंच की बात करें कि नहीं हमें फ्रेंच पढ़ानी है, सो डू यू थिंक देयर इज अ यूटिलिटी फॉर इट? Currently, not really. But if you talk about Chinese, so CPAC related things we can observe in the Chinese account. You can see the difference Chinese now. Yeah, Chinese क्यों important है? Because there's a lot of interaction between Pakistan and China is currently going on, and then we are going into a major kind of an economic thing which में cultural भी exchange होने का बहुत ही there are chances that there'll be a lot of cultural exchange also. So to understand people who are coming to our country, or if we are going to trade into their own country, so we can learn the language. So there is some utility of it. But अगर आप फ्रेंच की बात करें तो कोई यूटिलिटी नहीं है उसकी, isn't it? मैं एक इसमें बात ऐड कर सकती हूँ? जी बिल्कुल करें, बिल्कुल, प्लीज गो अहेड. मेरी बेटी ने पढ़ा था बीकन में, इन्होंने यहाँ पढ़ाया था, ग्रेड 5 तक इन्होंने पढ़ाया, चाइनीज लैंग्वेज इनका मैंडेरियन पढ़ाई थी, मगर और माशाल्लाह उसने बहुत अच्छी तरह ग्रास्प की, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत अच्छी तरह से नई लैंग्वेज को ग्रास्प करते हैं. मगर ग्रेड 5 के बाद उसका कोई स्कोप ही नहीं है, आगे वो कुछ उसमें करा ही नहीं रहे, ना कहीं कुछ और अवेलेबल है, तो उस बच्चे को वो चीज कराने का इतने अरसे फायदा हुआ भी क्या? देखिए प्रॉब्लम ये है कि अब there is this is a very different thing कि the school is not pursuing it anymore, but basically देखिए प्राइमरी लेवल पे इसको ऐड करने का मकसद शायद ये है कि एटलीस्ट बच्चों को नो हाउ हो जाए उस लैंग्वेज की, तो अब वो जब भी उसको सीखने के लिए जाएंगे तो इट विल बी एन ईजियर ट्रांजिशन फॉर देम. जैसे सिंधी की हम बात करें, हमने अगर आप स्कूल की बात करें, अगर आपने सिंधी पढ़ी हुई है तो आई थिंक उसकी यूटिलिटी हो या ना हो, लेकिन आज भी अगर आप कोई सिंधी प्रोग्राम देखेंगे तो आपको आधी से ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, बिकॉज यू हैव एक्चुअली लर्न दैट इन योर स्कूल. सो अब देखिए अभी वो हमारी किसी भी यूटिलिटी में नहीं है, हम नहीं पढ़ रहे उसको, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब हम कोई ऐसा प्रोग्राम देखते हैं या न्यूज देखते हैं सिंधी में, तो हमें वो समझ में आ रही होती है. तो स्कूल में पढ़ाने का मकसद ये है कि दैट बैकग्राउंड इज बिल्ड बेसिकली. हाँ, अब वो नहीं उसको परस्यू कर रहे तो मे बी दे डोंट हैव द टीचर अवेलेबल और इस तरह के इश्यूज तो हो सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली कुछ चीजें देखिए वी कैन नॉट कंटिन्यू टिल क्लास 10. बहुत मुश्किल है हमारे लिए क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, लेकिन अगर उसको ऐड किया जा रहा है करिकुलम में तो उसकी कोई यूटिलिटी होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं कर. जैसे कुछ स्कूल्स अभी जर्मन पढ़ा रहे हैं, तो आई थिंक उसकी अभी इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर वो बच्चे जर्मनी जा रहा है अगर फॉरेन एजुकेशन के लिए, तो वो उस वक्त जर्मन सीख सकता है, लेकिन आप स्कूल में उसको मैंडेटरी बना के अगर पढ़ा रहे हैं तो देन देयर शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग rationale for doing that. That's how it is. और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर वो बच्चा अगर अच्छे से पढ़ भी लेता है तो अगर उसको ब्रेक डाउन अगर कर दिया जाता है उस प्रोसेस को, तो ऑब्वियसली वो भूलने के खदशात ज्यादा होते हैं. लेकिन फिर वही बात है कि जो छोटी जब लैंग्वेजेस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी फॉरगॉटन वेरी इजीली, जब भी वो उस कॉन्टेक्स्ट में जाएगी, so she would actually use her background knowledge and she would be able to easily learn the language. So that's why I think इसलिए हम उस एक एज के बाद छोड़ देते हैं. ठीक है. इसी तरह अगर नाजरा को हमारे करिकुलम का पार्ट बनाया गया है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली इसको रेलेवेंट है, इसकी यूटिलिटी है, तो इसलिए हमने उसको अपने करिकुलम का पार्ट बनाया. सो वी कैन नॉट kind of adopt it from any other curriculums of the world and just run our curriculum. It has to be into our context. ये बहुत important चीज है. ठीक है जी. ये भी होता है कि
I'm sorry, I cannot hear both of you. So can we have one by one? ओके मैम। जी बोले। मैम मैं ये कह रही हूँ कि कुछ चीजें इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से भी देखी जाती हैं। बिल्कुल। जैसे कि लैंग्वेज, अगर हम एयरपोर्ट्स वगैरह जाते हैं तो इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से देखें, अरबी है, इंग्लिश है और चाइनीज। जी ये 3 चीजें ज्यादा जो है ना चल रही होती है, स्लाइड भी चल रही होती है और कई जगह नोटिस जो लगे हुए होते हैं तो वो भी इसी 3 लैंग्वेजेस में होते हैं। तो ये एक अच्छा साइन है, अगर स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है तो जी कहीं ना जी कहीं फायदा देगा जरूर। जी जी बिल्कुल। सो यही बात है कि यूटिलिटी है तो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस चीज की, अगर अभी मैं कहूँ कि आप स्वाइली लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं स्कूल में, तो इसकी कोई यूटिलिटी है हमारे बच्चों के लिए? स्वाइली पता है क्या है? No, I have not even heard about that. It's an No, African ma'am. language, very commonly used African knowledge language. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत ही कॉमनली बोली जाती है। तो अब जब हम अफ्रीका जाएंगे तो हमें जरूरत होगी, इसलिए हमें आज सीखनी चाहिए। सो उसकी कोई यूटिलिटी नजर नहीं आ रही हमें। सो बेसिकली हम वही लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाएंगे जिसकी हमें रेलेवेंस और यूटिलिटी नजर आएगी। और बिल्कुल सही बात है कि अगर इंग्लिश की जरूरत है, इंग्लिश की यूटिलिटी है, तो हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उर्दू की है तो हम उर्दू पढ़ा रहे हैं, और अगर चाइनीज की भी हमें लग रही है तो हम उसको पढ़ाने लगे। जी, और भी कोई कुछ कहना चाह रहा था? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि चाइनीज लैंग्वेज, ये लैंग्वेज, वो लैंग्वेज, जो पहली लैंग्वेज तो अरबिक है, जो कि मैन मेड नहीं है, वो अल्लाह ने बनाई है ना, ठीक है। वो लैंग्वेज, उसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा होनी चाहिए बजाय इसके कि ऑल अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। वो भी, उसकी भी अपनी एक अलग जगह है, लेकिन वो जो हमारे रिलीजन से रिलेटेड है, अभी हम अगर देखें तो बच्चों को कुरान हिफ्ज करा रहे हैं, 2-2 साल 3-3 साल, बच्चे को टक्के का नहीं पता उसका मतलब क्या होता है। तो मेरा ये मानना है कि अरबिक इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर लैंग्वेज। और ये क्यों, हमारे चले एजुकेशनल जो अब इस्लामिक स्कूल है वो तो ये चीज इम्प्लीमेंट करते भी हैं कि बच्चों को उसका मीनिंग वगैरह हर चीज बताते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट, व्हाट अबाउट आवर पेरेंट्स जो घरों में, वो लोगों कहते नहीं हमारा बच्चा हिफ्ज कर ले, हिफ्ज कर ले। मैंने कितने हाफिज ऐसे देखे जिनको मतलब तक नहीं पता, तो कुछ समझ के पढ़े ना, मैं मुझ समेत, अगर मुझे भी नहीं पता, ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, कुछ चीजों का पता है, कुछ चीजों का मुझे नहीं पता। तो मतलब इस एज में भी जाके ये हाल है, तो आप सोच रहे हैं हमारे फिर कौम किस तरफ जा रही है। बिल्कुल ये बात देखें आपकी सही है, लेकिन अब ये थोड़ा सा एक अलग ही डिबेट है कि क्या पढ़ाना चाहिए, किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ये एक अलग ही डिबेट है। लेकिन टू जस्ट एड्रेस योर क्वेरी, यस, आपकी बात ठीक है कि हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारे लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट क्या है, ज्यादा वैलिड, ज्यादा रेलेवेंट क्या है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। बिल्कुल ठीक है वो बात। और देखिए, जहां तक कुरान को हिफ्ज करने की बात है और उसको समझने की बात है, देखिए इन दोनों में भी एक बहुत वो है। अब देखिए इसमें बहुत ही रिलीजियस ये एक डिबेट है, जिसको मैं नहीं ज्यादा वो कहूंगी, लेकिन बात ये है कि देखें हमारे यहाँ ये माना जाता है कि कुरान अगर याद कर लिया जाए तो उसकी बरकत, उसकी एक बरकत होती है जिसकी वजह से सारी चीजें सहल हो जाती हैं। तो आई थिंक उसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है, उस बिलीफ की, कि याद पहले हो जाएगा तो फिर दिल में उतर भी जाएगा और मायने भी समझ में आने लगेंगे। सो वो दोनों चीजों को मिलाना एक बहुत ही अलग बात है। लेकिन यस, हमें डिसाइड तो करना होगा कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर नहीं पता और नहीं मीनिंग्स आ रहे तो हम किस तरफ जा रहे हैं, तो ये एक अलग ही इसकी एक डिबेट है कि क्या किसको कहाँ रखना है। अभी वो तो स्कोप एंड सीक्वेंस के डिबेट में आ जाएगा, लेकिन अभी बात ये है कि क्या हम जो पढ़ा रहे हैं वो उसकी क्या वो सिग्निफिकेंट है। अरबिक ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट है, अब ज्यादा सिग्निफिकेंट हमारे लिए है वो एक अलग डिबेट है, ठीक है। सो आई थिंक यस, इट इज इम्पोर्टेंट कि हम वो हम इस चीज को भी देखें कि क्या हमारे लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट। ओके, so are we clear on this idea that how do we actually select the content for our curriculum? These are the criterias, और उसके बाद then we have लर्नेबिलिटी, कि वो क्या उस एज लेवल पे जिस पे हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो जो भी सब्जेक्ट, क्या वो उस एज पे उसे लर्न कर सकता है या नहीं। मींस इज इट अकॉर्डिंग टू द एज अप्रोप्रिएट कंटेंट है या नहीं, या बच्चों के स्टैंडर्ड के हिसाब से या उसकी बैकग्राउंड नॉलेज के हिसाब से अप्रोप्रिएट है या नहीं, ठीक है।
And then interest. The last important thing is that, very importantly, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उससे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, उसके लिए उनको मोटिवेशन भी हो पढ़ने के लिए। यही बात है कि अगर आप फ्रेंच पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बच्चों का मोरल या मोटिवेशन बहुत लो होगा, लेकिन अगर आप उर्दू या इंग्लिश पढ़ाएंगे जिसकी यूटिलिटी ज्यादा नजर आती है, या अरबिक पढ़ाएंगे जिसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली फिर उसमें इंटरेस्ट लेवल ज्यादा होगा। ठीक है, शैल वी मूव ऑन? Any questions so far? No, ma'am. It's all clear. तो मैम ओके, चलें लेट्स मूव ऑन। अब हमने बात की थी 21st सेंचुरी स्किल्स की। देखिए, अब आज की अगर हम बात करें इम्पोर्टेंटली, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो चीजें बच्चों को पढ़ाएं जो उनको विच कैन एक्चुअली बेसिकली हेल्प देम टू मूव फर्दर इनटू द जॉब मार्केट। अब ऐसी स्किल्स पढ़ाने से कि सिर्फ अगर हम कहें कि ये लिख पढ़ लें, या लिटरेसी की जो डेफिनेशन हमने पहले भी डिस्कस की थी, तो दैट इज नॉट इनफ। So we have to basically look into certain skills which are very appropriate for surviving in today's world. और फिर उसमें जो ट्रेडिशनल जो प्रोफेशनसी है स्किल्स की, वो तो अपनी जगह है ही। लिटरेसी स्किल्स या न्यूमेरेसी स्किल्स या रीडिंग राइटिंग, ये तो अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा भी आज की डिजिटल इकोनॉमी और ग्लोबल वर्ल्ड में सर्वाइवल के लिए और बहुत सी इंपॉर्टेंट स्किल्स की हमारे बच्चों को जरूरत है। इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, दिस टॉक्स अबाउट 16 डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स, और इसमें अगर आप कॉम्पिटेंसीज की बात करें तो वो क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं, क्रिएटिविटी की, कम्युनिकेशन की, कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन इफ यू लुक इनटू कैरेक्टर क्वालिटीज, तो क्यूरियोसिटी, इनिशिएटिव लेना, they are like super motivated to take initiative on their own, या persistence हो, उनके अंदर अडेप्टेबिलिटी हो, लीडरशिप हो, सोशल एंड कल्चरल अवेयरनेस हो। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। आज अगर हम कहें कि if a child has to survive into today's world, into 21st century, it is not enough कि अगर वो अकेले अच्छा काम कर लेता है, that is not enough. He or she has to be very competent in collaborating with others. He or she has to be very creative, because आजकल every day there are new innovations happening. तो अगर वो क्रिएटिव नहीं है तो वो इस दुनिया में सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल होगा, obviously. Even if you look into their critical thinking skills, if they are not developed properly, so then obviously survival into this world is again very difficult, because things are becoming very complex today. So और मीडिया का एक्सपोजर इतना ज्यादा है, तो अगर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप ही नहीं है, so they would not be able to basically analyze, and they would fall prey into anybody's hand. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज के जमाने हम बच्चों को लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम उनको ये सिखा देते कि बेटा जो तुमने आज पढ़ लिया और कल अब कुछ इसमें चेंजेस नहीं होने वाली, सो नॉलेज इज बिकमिंग ऑब्सोलीट वेरी क्विकली दीज डेज। आज आपने एक चीज पढ़ी, दूसरे 2-3 दिन में उस पर कोई एक नई रिसर्च आ जाती है। सो दे शुड बी दे शुड बी क्यूरियस इनफ टू फाइंड आउट new things. They should be able to take initiative to research. और यही बात है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन चीजों की लैकिंग है, और हमारे यहाँ कोई रिसर्च कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसा कल्चर नहीं है जहाँ बच्चे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी खुद नहीं। Is my screen visible to all of you? No, ma'am. No, ma'am. We are waiting for you just to. Oh, sorry. Please, आप लोग मुझे. It's okay. It's okay. Is it visible now? Is it visible now? Not yet, ma'am. Oh, just 1 minute. Let me do it again. Sorry. Oh, so sorry. Okay, ma'am. Now visible? Yes, Yeah, ma'am. yeah. Yes, thank you. Oh, thanks. Sorry, I just missed out, और फिर मैंने मैसेज आपका बाद में देखा। ओके, सो अगर आप देख रहे हैं, अब इस पिक्चर को वापस मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आप यहाँ देखें, सो यू कैन एक्चुअली सी दैट फाउंडेशनल लिटरेसीज जो हैं, जो हम बरसों से पढ़ाते आ रहे हैं बच्चों को, हम उनको न्यूमरेसी, लिटरेसी, साइंटिफिक लिटरेसी, साइंस, आईसीटी स्किल्स भी काफी सालों से पढ़ा रहे हैं उनको। फाइनेंशियल लिटरेसी के कैसे बजटिंग करनी है, 2 जमा 2 कैसे करने, ये हम उनको पढ़ाते हैं।
कल्चरल एंड सिविक लिटरेसी भी हम करवाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें फंक्शनिंग की या कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। अगर हम बात करें क्रिटिकल थिंकिंग की, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, these are the most important skills that are required today. Even curiosity, initiative, persistence, adaptability, ये सारी character qualities हैं which are very important for our students to function into this world, ठीक है? क्योंकि आज there's a lot of competition, we are living in a global world, तो ऑब्वियसली हमारी रिक्वायरमेंट्स पहले के जमाने से बहुत ज्यादा है, और the competition is very high, and you know there's a lot of requirement for our students to think critically, because media का access बहुत ज्यादा है, knowledge is becoming obsolete very easily, you know. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बच्चे भी खुद रिसर्च, वो क्यूरियोसिटी हो उनके अंदर, और वो खुद रिसर्च इनिशिएटिव लें, और वो खुद नॉलेज कंस्ट्रक्शन की बात करें rather than just accepting what other people are giving them. So उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्किल्स हमारे करिकुलम का हिस्सा हो, और हम उसको अपने करिकुलम में इंक्लूड करें, और देखें कि हाउ फार इज आवर करिकुलम, यू नो, बेसिकली सिर्फ ये नहीं है कि हम कंटेंट ही दे रहे हैं या कंटेंट रिलेटेड स्किल्स ही करवा रहे हैं, बल्कि ये बहुत ही पर्पसली हमारे करिकुलम का हिस्सा होनी चाहिए ये सारी स्किल्स, ठीक है? और हमारे देन एवरीडे टीचिंग का भी हिस्सा हो, बिकॉज अगर हम बात करते हैं 21st सेंचुरी क्लासरूम की, so it's not only about the teacher comes and gives the, you know, information, but she has to be like, you know, she has to integrate certain skills into and foster certain learning, where जहाँ बच्चे खुद नॉलेज को परस्यू करें, वो खुद इंक्वायरी करें, और खुद फिर जो है वो अपनी नॉलेज को फर्दर स्टैब्लिश करें। और फिर क्योंकि देखें, अगर वो क्रिएटिव नहीं होंगे, अगर वो खुद यू नो नॉलेज का फ्यूजन, टेक्नोलॉजी और नॉलेज का फ्यूजन नहीं कर पाएंगे, और खुद वो क्रिएटिवली कोई ऐसे स्टांस और इंक्वायरी नहीं ले कर सकेंगे, तो ऑब्वियसली देन आवर यू नो कमिंग जनरेशन वुड नॉट बी एज यू नो as smart as it require as the world requires today. और आज हम देख रहे हैं कि हम कितने पीछे चले गए. There are no innovations in our country. We are just replicating the technology that are coming from you know from West. हमारे यहाँ कहाँ क्रिएटिविटी आपको नजर आती है, कहाँ क्यूरियोसिटी, रिसर्च कल्चर नहीं है हमारे यहाँ, हम कहाँ रिसर्च करने की बात करते हैं. वी जस्ट टेक एन इंफॉर्मेशन, कॉपी पेस्ट एंड देन वी यू नो रिक्रिएट इट. तो वो क्यूरियोसिटी, वो क्रिटिकल थिंकिंग अभी डेवलप हो ही नहीं रही, बिकॉज वो कॉन्शियसली हमारे करिकुलम का हिस्सा नहीं है. सो डू यू थिंक दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू यू नो इंटीग्रेट दीज स्किल्स इनटू आवर करिकुलम? जी. That is really, really important. Really, really important. Why? And I think हमारे मजहब में भी गौरव फिक्र का कहा गया है, शायद हम उस पर फोकस नहीं करते और भूल चुके हैं, इसलिए बहुत पीछे. जी. और देखें, अगर आप मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करें, या अगर आप मुस्लिम्स की बात करें, हमारे ग्लोरियस पास्ट की बात करें, अगेन वही बात आती है कि कितनी इनोवेशंस हमारे यहाँ की गई है. अगर आप कोई भी इनोवेशन देख लें, अगर आप डैम देख लें, दुनिया में सबसे पहला डैम कहाँ बना है? रिवर नाइल पे, इजिप्ट में. अगर आप पेन देख लें, अगर आप दुनिया की कितनी भी आप बड़े बड़े साइंटिस्ट को देख लें, बड़े बड़े फॉर्मूलाज जो जहां से इनिशिएट हुए हैं वो, और आज हम अपने आप को देखते हैं तो वी आर सो बैकवर्ड. वी आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट क्रिएटिविटी एट दिस पॉइंट. क्या हमारे क्लासरूम्स में ये कहीं हम बच्चों को क्रिएट करने का चांस देते हैं? हमारे लिए क्रिएशन क्या है कि बस बेटा क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स अच्छी कर लो और रिप्रोड्यूस कर लो, अच्छा सा लिख लो. ऐसे लिखना ही बस एक क्रिएटिविटी है. देखिए, वो भी एक क्रिएटिविटी का हिस्सा है, लेकिन क्या हर बच्चा लिंग्विस्टिक्स में स्मार्ट है? क्या हम हर सब्जेक्ट में उस क्रिएटिविटी की, उस इंक्वायरी की या रिसर्च की प्रोविजन देते हैं हमारे बच्चों को? नॉट रियली मिस. शायद इसीलिए फिलोसोफर्स, दानिश्वर, मुफक्किर, साइंटिस्ट हमारे पास बहुत कम है. बिल्कुल, बहुत कम. बिल्कुल. और जो है भी वो वेस्ट से एजुकेशन लेके आए हुए.
मतलब हमारे कॉन्सेप्ट है जो बच्चा एक बार फॉरेन चला गया वो तो जो है वो दानश्वर हो ही गया, चाहे फिर भले वो वहां कुछ भी ना करके आए। क्या ऐसा है? Sadly, it is, Miss Anna. इट Sadly, इज, it is. बिकॉज के हम अपने एजुकेशन सिस्टम को उस लेवल पे देख ही नहीं रहे जहाँ पे ये सब चीजें बच्चों में डेवलप हो। क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ, हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली बिल्कुल भी हम इस पे, हमारे यहाँ सोचना ही गुनाह है, हमारे यहाँ सवाल करना ही जो है ना बेअदबी है। तो it shouldn't be the case. We need to they need to be socially competent, they need to be culturally competent, but it does not mean that if they question anything into the society they are like it should not be unethical, they should be made to question। और बिल्कुल हमारे बच्चों में वो स्किल्स डेवलप ही नहीं की गई ताकि हम सवाल ही ना करें और फिर जो है हम क्वेश्चन ही ना करें उन चीजों को जो हमारे राइट्स में आती है या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है। Isn't it? So it is very important कि आप इन स्किल्स को अपने करिकुलम का हिस्सा बनाएं। और अगर आप देखें तो आपको इसकी, अगर इन स्किल्स की आपको इनकी यूटिलिटी नजर आएगी हर जगह, हर सब्जेक्ट में। अगर आप साइंसेस की बात करें, आप सोशल स्टडीज की बात करें, तो अडेप्टेबिलिटी, अवेयरनेस अबाउट अदर कल्चर्स, एक्सेप्टिंग अदर्स, कल्चरल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना, being culturally competent, then asking questions about the malpractices into our culture, इनकी बारे में हम अभी बात कर ही नहीं रहे हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अगर आज भी अपनी सोशल स्टडीज की किताब देखें तो क्या है, सिर्फ हम बच्चों को बस एक रट्टू तोते की तरह हम बता रहे थे कि हमारे यहाँ 4 कल्चर है पाकिस्तान में, विच आर सिंधी, बलोची, पंजाबी एंड सराइकी या पश्तून। बाकी जो माइनर कल्चर्स है उनके बारे में कहाँ बात की जाती है, उनके लिए कहाँ जो है वो एक्सेप्टेंस की जगह बनाई गई है, कहीं भी नहीं, किसी लेवल पे भी नहीं उनको ऐड किया गया। बल्कि अगर आप देखें तो दूसरी कम्युनिटीज का पाकिस्तान की तरक्की में कितना बड़ा रोल है। अगर आप देखें जितने भी पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या पूरी पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी जो मार्केट्स हैं उनको किन कम्युनिटीज ने कैप्चर किया हुआ है, और वो कौन सी कम्युनिटीज हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में इतना बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। तो अगर आप जाके देखें बोरा बाजार में, आप जाके देखें ये जो बोहरा पीर में हमारी बड़ी सी एक मार्केट है, आप कपड़ा मार्केट में जाके देखें कौन सी कम्युनिटी है, क्या किसी किताब में उनके बारे में बात की गई है? आप इवन स्टॉक मार्केट में कौन लोग बैठे हुए हैं उनके बारे में तो कोई मतलब उनके बारे में तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ जी। Ms. Zainab, can I speak? Actually, what I feel, instead of talking about the communities और मतलब बलोची, सिंधी, हम लोग इसमें ना डाइवर्सिटी अपने बच्चे के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनको एज अ पाकिस्तानी जज करें और कहें, समझाएं। देखिए ये बहुत यही जरूरी बात है, बिल्कुल। ये बात कब होगी? जब हमें उन कल्चर्स के बारे में पता होगा, जब हम कॉम्पिटेंट होंगे, हमें अपने कल्चर के बारे में पता होगा और हमें दूसरों के कल्चर्स की प्रैक्टिसेस के बारे में पता होगा, तभी तो आप कल्चरली कॉम्पिटेंट होंगे। अगर आपके जहन में वो बात बिठाई नहीं जाएगी कि दूसरे कल्चर्स भी ठीक है, या जो वो उनकी प्रैक्टिसेस है वो उसमें अपनी जगह ठीक है, तो फिर आप कैसे कल्चरल डाइवर्सिटी आएगी, कैसे एक्सेप्टेंस आएगी? जब तक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी दूसरे लोगों के बारे में तो कैसे आप उनको एक्सेप्ट करेंगे? आप तो यही सोचेंगे कि ये अलग है, ये महाजिर है और हम ये हैं और ये है, तो आप हमेशा बटे ही रहेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग, देखिए जब भी हम बात करते हैं नेशनल इंटीग्रिटी की, तो हमें ऑब्वियसली माइनॉरिटीज को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। जब हम उनके बारे में बात ही नहीं करेंगे, मेरी नजर में तो माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज ये तो कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए जी। ये मतलब कॉन्सेप्ट ये जो क्यों दिस है? कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी, बोले। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी रॉन्ग कि हमने डिवाइड कर दिया है कि ये माइनॉरिटीज है, ये मेजॉरिटीज है। भाई व्हाट डू यू मीन बाय माइनॉरिटीज एंड मेजॉरिटीज? आई एग्री, एवरीवन इज इक्वली इम्पोर्टेंट हियर। हर कोई, हमें तो एक साथ लेके चलना है। और यही एक वजह है कि हम लोग जो है ना बहुत जो है डिवाइडेड होते जा रहे हैं। जी। देखिए बात यही है कि एक्सेप्टेंस तब तक नहीं आएगी जब तक हम सबको अपना हिस्सा नहीं तस्लीम करेंगे। और नेशनल इंटीग्रिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ आवर एजुकेशन, बट हमें कहीं नजर ही नहीं आता वो।
जी, कोई कुछ कहना चाह रहा था, आई एम सॉरी आई कट यू डाउन। हेलो। No, miss, I just wanted to, मेरा जो ये पर्सपेक्टिव था, बिकॉज ये जो इतनी सारी चीजों को डिवाइड कर दिया है कि ये मतलब when I came here, I didn't know about all these people. तो नहीं, ये होते हैं, ये होते हैं, तो हमने कहा क्यों फिर डिवाइड क्यों कर रहे हो आप लोग? ये सब एक ही हैं, सब दे और वी ऑल आर वन कम्युनिटी। हम सब पाकिस्तानी अगर हम देख के चलें तो हम ग्रोथ ज्यादा करेंगे, हम प्रोग्रेस ज्यादा करेंगे। जी बिल्कुल। We should not divide the people. आई अग्री। देखिए आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर हम कल्चर्स की बात करते हैं तो हम दूसरे कल्चर्स के बारे में बच्चों को इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस पैदा हो दूसरे कल्चर्स के लिए, या उनके लिए वो यू नो दैट अडेप्टेबिलिटी बेसिकली डेवलप्स व्हेन यू नो अबाउट अदर्स एंड देन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ एक इशू ये अब आता है कि हम ये सोचते हैं कि जो मेरी प्रैक्टिसेस है ना बस वही ठीक प्रैक्टिसेस है, तो हमें दूसरों की प्रैक्टिसेस के बारे में पता ही नहीं है और हम सिर्फ कमेंट कर देते कि नहीं ये यूं है, ये कम्युनिटी यूं है। या तो देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम इनटू आवर क्लासरूम्स एंड देन वी टेल आवर स्टूडेंट्स कि इट्स ओके कि जो भी प्रैक्टिस कर रहा है सब अपनी अपनी जगह ठीक है। सो वी आर नॉट टू जज एनीबडी एंड वी आर नॉट टू मेक अ जजमेंट कि नहीं ये गलत है, इसको मारने से जो है वो मसला हल हो जाएगा। किसी को मारने से कोई मसला हल नहीं होगा। तो इट्स बेटर दैट वी लिव एज वन कम्युनिटी एंड वी एक्सेप्ट ईच अदर्स डिफरेंसेस। टॉलरेंस तभी पैदा होगा जब हमें दूसरों के बारे में पता होगा। प्रॉब्लम ये है कि नो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, इग्नोरेंस में हम दूसरों को जो है ना हार्म कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, you're right. Yes, ma'am. Yes, हमारे you're यहाँ right. जो सेक्स सिस्टम है, अगर मैं अभी दूसरे रिलीजन की तो बात ही नहीं कर रही, बहुत डकी छुपी मैं बात करूंगी, लेकिन बात ये कि जो सेक्स सिस्टम है हमारा ये मानना है कि अगर मैं इस सेक्ट को फॉलो कर रही हूँ तो यही दुरुस्त है, यही सच्चे मुसलमान है, बाकी जो है वो तो बस मतलब इट इज नॉट द वे। जब कुरान ने आपसे कहा है कि सबको अपने उस पर चलने दें और खुदा जानता है कौन सही है, तो आप फिर and you need to understand that all of the practices are maybe correct or incorrect in their own way, but what are your duty as a good Muslim? आपकी इखलाकियात कहाँ गई? वो तो सब आपने छोड़ दिया, आप तो बस जजमेंट में ही रह गए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन चीजों को जो एथिकल वैल्यूज हैं उनको सही से बच्चों को समझाने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंटली उनको हर चीज के बारे में पता हो, एंड देन they basically understand that yes, this is also one practice, this is also one practice, this is also one practice, but it is okay, we all are Muslims and we need to live together and we need to accept कि आपकी जो भी practice है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Isn't it? True. Very true. Very true. Yes. Yes, you are right. देखिए अब हमें पता ही नहीं है, हमारे बच्चों को अभी तक किसी चीज के बारे का पता ही नहीं, बस उनको एक अजीब ही किस्म की निग्लिजेंस में और जाहिलियत में ही रखा गया है, जहाँ पे उनको पता ही नहीं है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं। बस उन्होंने जजमेंट बना ली कि ये गलत है और हम सही हैं। तो उस जजमेंट से बाहर आने के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। और मिस ऐसा बात करने वाले को सबसे पहले दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक देते हैं। हमारे जैसे लोगों की कहाँ जगह है। और मैं ज्यादातर बच्चों को नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना शो किए जाते हैं, पॉजिटिव नहीं बताया जाते कि पॉजिटिव हालांकि देने चाहिए ताकि मोटिवेशन भी हो। और जैसे अब देखें हमारे जो कल्चर के 4 जैसे कल्चर है हमारे पाकिस्तान के, जैसे बताया 4 सूबे, तो अब इनकी काफी चीजें बहुत अच्छी, खाने पीने का स्टाइल जो हम भी सीख रहे हैं और वो हमारे भी सीख रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन ये कि बच्चों में 4 सूबों को बताना चाहिए कि वे सब इम्पोर्टेंट्स हैं। हमारे पाकिस्तान के 4 सूबे इम्पोर्टेंट्स हैं, उनके इंसान, उनकी इंसानियत, दोनों चीजों को फोकस करके चीजें बच्चों को सिखाएं तो ज्यादा अच्छा है। और देखिए मैंने जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज की भी बात की ना, तो उनके लिए टॉलरेंस नहीं है हमारी सोसाइटी में। तो उनके जब आपको पता ही नहीं है कि उनका क्या किरदार है, उनका पाकिस्तान बनाने में क्या किरदार था और आज पाकिस्तान की तरक्की में उनका क्या किरदार है, अगर आपको पता चले तो फिर आप उसके बारे में सोचेंगे और फिर आप ये समझेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट लोग हैं। बस हमने उनके बारे में मीम्स बना दिए हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि there are lot of social harm that we are doing to people with that.
हमने स्टेरियोटाइपिंग की हुई है, तो हम उस स्टेरियोटाइपिंग को तभी खत्म कर पाएंगे जब हमें अंडरस्टैंडिंग होगी। आई एम नॉट सेइंग कि आप डिवाइड करें, बल्कि आई एम सेइंग कि इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप इंटेग्रिटी को कायम करें, आप यूनिटी को कायम करें, आप हार्मनी को कायम करें। We need to make पाकिस्तान बनने के टाइम जो मेजॉरिटी थी, आज वो जो है माइनॉरिटी में आ गई है। वो जैसे हजारा की है कम्युनिटी है, कहते हैं कि पाकिस्तान बनाने में इनकी ही कम्युनिटी का बहुत अहम रोल था। देखिए मैं आपको बताऊं बुशरा, मैं ये कहूं कि पाकिस्तान बनाने में बहुत सी कम्युनिटीज का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है ना। और अभी आज पाकिस्तान को बनाने की बात करें ना, मैं तो कहती हूँ 1947 की बात को छोड़ दें, वो तो बन गया, लेकिन आज तो हम सब मिलके तोड़ रहे हैं पाकिस्तान को, क्या हम बना रहे हैं इसको? यस मैम, सही कह रहे हैं। तो ये तब बनेगा जब हम एक कौम बन के सामने आएंगे, और तब बनेगा जब हमारे बच्चों में ये कल्चरल अवेयरनेस होगी कि यस वी ऑल आर डिफरेंट बट येट देयर आर लॉट ऑफ यूनिफाइंग पॉइंट्स इन अस, देयर आर लॉट ऑफ यूनिफाइंग थिंग्स इन अस एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द डिफरेंसेस, और जो यूनिटी वाले पॉइंट्स है उस पे एक कायम रह के काम करें तो पाकिस्तान की तरक्की होगी, वरना हम हमेशा उलझे ही रहेंगे। असल में प्रॉब्लम ही ये है कि आज भी हम उस डिबेट पे फंसे हुए कि किसने कितनी ज्यादा कुर्बानी दी है, लेकिन बात ये है कि आज असल कुर्बानी ये है कि उन सारी कुर्बानियों को पीछे छोड़ के कुछ नया किया जाए और इंटेग्रिटी और हार्मनी की तरफ हम जाएं, ना कि हम जो है वो जैसे जिन्ना ने कहा था कि आप देयर आर नो प्रोविंसेस, वी आर वन नेशन। नेशनलिज्म की तो बात ही नहीं हो रही है हमारे यहाँ, वी आर स्टिल ऑन प्रोविंशियलिज्म। ज्यादातर तो हम इस है ना, ये जो मीडिया है ना हमारा, उसकी तो बात ही ना से हम करें। लोग उसने आधी ना बेड़ा तबाही गर्क फैलाई किया हुई हुआ है, है उसने आधी यार। तबाही मतलब फैलाई। रियलिटी में कुछ होता है, देखते हम कुछ है, तो क्या इंसान किस पे भरोसा करे? आई तो थिंक there's a क्या lot कहें of फिर? बिल्कुल बिल्कुल। सो चले लेट्स मूव ऑन। सो these are very important skills, ठीक है। और अगर 21st सेंचुरी में भी आप देखें तो जो कोर स्किल्स हैं वो ये 4 है। क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन होगा तो आपके अंदर इसका मतलब है कि यू आर लाइक रिस्पॉन्सिव, यू आर लाइक काइंड ऑफ यू नीड, यू अंडरस्टैंड दैट द डिफरेंसेस, आपके अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी की अंडरस्टैंडिंग है, आपके अंदर एक्सेप्टेंस है, तभी आप कोलैबोरेट कर पाएंगे लोगों के साथ। कम्युनिकेशन, अगेन उसमें भी यही बात है कि ये सब चीजें जब मिल जाएंगी तभी आप बेहतर कम्युनिकेट कर पाएंगे लोगों के साथ, ठीक है। एंड क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज की जनरेशन, और जो ऑलरेडी चीजें हैं उस पे थिंकिंग, उस पे रीजनिंग, उसका रैशनल ढूंढना, हर चीज में रैशनल का ढूंढना वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या रीजन है ये करने के पीछे। सो आई थिंक अगर वो स्किल्स बच्चों में डेवलप हो जाए तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। एनी अदर फर्दर क्वेश्चन?